नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने रबी 2026 से 2027 सीजन के लिए किसानों को मिलने वाले मुफ्त बीज किट वितरण की नई व्यवस्था लागू की है। अब पहले आओ पहले पाओ की जगह ऑनलाइन बुकिंग के बाद ई लॉटरी के माध्यम से बीज और मिनी किट दिए जाएंगे। किसान स्वयं या कृषि विभाग के कार्यालयों से निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। गेहूं की बुकिंग 30 सितंबर, दलहनी तिलहनी फसलों की 10 सितंबर और तोरिया की 16 अगस्त तक होगी। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि खरीफ फसलों के लिए खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। अनुदानित उर्वरक किसान पहचान पत्र और खतौनी के आधार पर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार 75 जिलों में योजना का लाभ मिल रहा है, जबकि शीर्ष 10 जिलों में 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को ईपीओएस मशीनों आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और ऑनलाइन मॉनिटरिंग से पारदर्शी बनाया गया है। सरकार का लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के हर जरूरतमंद तक समय पर राशन पहुंचाना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। वाराणसी से लखनऊ होते हुए अमृतसर के छेहटा तक नई संत रविदास एक्सप्रेस का संचालन 17 जुलाई से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर से वर्चुअल माध्यम से ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन गुरुवार, शनिवार और सोमवार वाराणसी से चलेगी, जबकि वापसी बुधवार, शुक्रवार और रविवार को होगी। रेलवे ने इसका समय और प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव तय कर। वहीं नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह, जीआई टैग उत्पादों के प्रचार और ग्रामीण विकास में नाबार्ड की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में स्किल इंडस्ट्रियल जोन विकसित किए जाएंगे। एमएसएमई, कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और श्रम विभाग के समन्वय से उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। विदेशी रोजगार के लिए जापानी जैसी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीआई और अन्य संसाधनों में एआई सहित आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग शुरू है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। समारोह में 21 युवाओं को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने 32,700 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजना शुरू कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग 11,508, सहायक अध्यापक और माध्यमिक शिक्षा विभाग 2,643 प्रधानाध्यापकों पदों का अधियाचन भेज चुका है। जल्दी करीब 16,000 सहायक अध्यापक और 2600 प्रवक्ता पदों का अधियाचन भी भेजा जाएगा। प्रदेश में कुल 81,821 शिक्षक पद रिक्त हैं। टीईटी परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रमुख मायावती ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की करीब 100 सीटों में से 30 से 35 सीटों पर जुलाई में प्रत्याशी चयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, सदस्यता अभियान और साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों पर जोर दिया गया। सूत्रों के अनुसार 15 नाम लगभग तय हो चुके हैं। बसपा का लक्ष्य जल्द अधिक से अधिक सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुनावी तैयारी मजबूत करना और भविष्य की राजनीति रणनीति को मजबूत आधार देना है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रदेश सरकार और उद्योग व्यापार संगठनों के साथ चर्चा की। भाजपा ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इसका विरोध जताया। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे राज्यों के मुद्दे दब जाएंगे और संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। वहीं उद्योग संगठनों ने बार बार चुनाव और आचार संहिता से विकास कार्यों व निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का मुद्दा उठाया। समिति ने सभी पक्षों से तथ्यात्मक सुझाव और अध्ययन रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी बुधवार को शासन को अंतिम रिपोर्ट सौंप सकती है। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय टीम ने रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कुछ और लोगों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। राज्य सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था और 15 जून से जांच शुरू हुई थी। प्रारंभिक जांच में 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी, गणना में गड़बड़ी और बैंक कर्मियों की भूमिका सामने आने की बात कही गई थी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बलरामपुर में भाजपा पर तीखा हमला किया। गौरक्षा यात्रा के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि रोड शो में हनुमान जी का अपमान किया गया, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। उन्होंने कहा कि अब लोग ऐसे मामलों को पहचान रहे हैं
शंकराचार्य ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी टिप्पणी करते हुए इसे बड़ी अनियमितता बताया। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और वे गौ संरक्षण के पक्ष में हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सपा के साथ गठबंधन को मजबूत बताया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इमरान मसूद पार्टी के मजबूत नेता हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं और मिलकर भाजपा का मुकाबला करेंगे। अजय राय ने बताया कि कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों पर संगठन मजबूत कर रही है। नेताओं ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच बढ़ती बयानबाजी के बीच इमरान मसूद के हमलों ने गठबंधन की राजनीति को चर्चा में ला दिया है। मसूद लगातार सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, जबकि अखिलेश अभी इस मुद्दे पर शांत हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सीट बंटवारे की रणनीति अहम है। कांग्रेस जल्द सीटों पर स्पष्टता चाहती है, जबकि सपा पहले उम्मीदवारों की स्थिति देखना चाहती है। कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं सपा गठबंधन के समीकरणों को संतुलित रखने में जुटी है। रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का रास्ता साफ होता दिख रहा है। बुधवार को हुई सुनवाई में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की दलीलों को असंतोष मानते हुए खारिज कर दिया। विश्वविद्यालय परिसर के 40 भवनों में केवल 2 के मानचित्र स्वीकृत हैं, जबकि 38 भवन बिना अनुमति के बने बताए जा रहे हैं। प्रबंधन ने तर्क दिया था कि निर्माण के समय RDA अस्तित्व में नहीं था, लेकिन DM ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब रामपुर विकास प्राधिकरण नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की GDP में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के CEO मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में महिलाओं का योगदान 32.4% है, जिसे विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के रोड मैप के तहत 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष 2017 से 2018 में महिला श्रम बल भागीदारी 13.5% थी, जो 2024 से 2025 में बढ़कर 32.4% हो गई। इसके लिए विभागों और उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वांगचुक का जीवन देश, समाज, पर्यावरण और लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अखिलेश ने भाजपा सरकार पर असंवेदनशीलता और अहंकार का आरोप लगाते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वांगचुक को देशवासियों और युवाओं के लिए प्रेरणा बने रहना चाहिए। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, जिसके चलते उनकी सेहत प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। और उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई को मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, सहारनपुर और बरेली समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज चमक के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता के कारण कुछ इलाकों में राहत मिल सकती है, हालांकि उमस बनी रहेगी। मेरठ में तापमान करीब 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। लोगों को गर्मी और तेज बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।